हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम करेंगे ज्योमेट्रिक फंक्शन थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज क्लास ऑफ यूनिवैलेंट फंक्शन। क्लास ऑफ यूनिवैलेंट फंक्शन को बच्चों हम एस क्लास भी बोलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। So the collection of all the one normalized and analytic function is called the class of univalent function and it is denoted by S। ठीक है। सो यूनिवेलेंट फंक्शन हम किस चीज़ को कहते हैं? अगर हमारा फंक्शन 1 to 1 भी है, नॉर्मलाइज्ड भी है और एनालिटिक भी है, तो उस तरीके के फंक्शन को हम यूनिवेलेंट फंक्शन कहते हैं और उसको हम कहते हैं कि ये एस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है। अब 1 to 1 क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड क्या होता है और एनालिटिसिटी क्या होती है, ये हम बारी बारी इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मलाइज्ड कंडीशन क्या होती है। तो नॉर्मलाइज्ड कंडीशन को हम क्लास ए भी प्रोनाउंस करते हैं। नॉर्मलाइज्ड कंडीशन का मतलब है कि ये क्लास ए से बिलोंग करता है। अब इसमें हमारे पास फंक्शन किस तरह का होता है? इज इक्वल टू जी प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 2 to infinity e n z raised to the power n। अगर हम इस सीरीज को ओपन कर दें तो यहाँ से हमारे पास जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमने 2 पुट करते रहना है। n की जगह 2, z की जगह 2, अगेन n की जगह, अब 2 से आगे आपने 2 to infinity सीरीज ओपन हो रही है तो अब n की जगह 3, z की जगह 3 प्लस सो ऑन। इसी तरीके से हम सीरीज को एक्सपेंड कर देते हैं। ये तो हो गई सीरीज को एक्सपेंड करने की बात। अब नॉर्मलाइज्ड कंडीशन क्या होती है? जब हम सीरीज को एक्सपेंड करें और अपने फंक्शन में यानी कि यहाँ z की जगह 0 पुट करें तो आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए। और अगर हम अपने इस फंक्शन का यानी कि f of z का डेरिवेटिव ले लें, अगर हम अपने फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें एंड देन उसमें z की जगह 0 पुट कर लें तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है। अगर ये दो कंडीशंस होल्ड होंगी तो फिर हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है f of z का मतलब है फंक्शन बिलोंग करेगा ए क्लास से, यानी कि वो नॉर्मलाइज्ड होगा। ठीक है। सो 1 to 1 के लिए हमारे पास क्या कंडीशन आ जाती है बच्चों? 1 to 1 के लिए यहाँ पे हमारे पास साइड पे कंडीशन लिखी हुई है। इफ f of c1 is equal to f of c2 then we have to make it c1 is equal to c2। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, उसमें हमने करना क्या है? z की जगह c1 और इक्वल के सामने जहाँ z लिखा है वहाँ z की जगह c2 पुट कर देना है और उसको सॉल्व करना है until and unless you have left out with c1 is equal to c2। ठीक है। सो यहाँ पे हम अपनी एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। एग्जांपल है हमारे पास f of c is equal to 1 plus c divided by 1 minus, यानी कि हमारे पास फंक्शन गिवन है और हमने शो करना है कि ये फंक्शन यूनिवेलेंट है। ठीक है। अगर आपको सिर्फ ये क्वेश्चन गिवन है कि आपने शो करना है कि फंक्शन यूनिवेलेंट है तो इसका मतलब हमने 1 to 1 की कंडीशन को चेक कर लेना है। सो 1 to 1 की कंडीशन के लिए हमने क्या करना है? f of c1 is equal to f of c2, यानी कि हमारे पास f of c गिवन है। अब जहाँ c है वहाँ लेफ्ट साइड पे c1 लिख देंगे और राइट साइड पे f of c2, यानी कि जहाँ जहाँ c है वहाँ वहाँ c2 लिख देना है। ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। तब तक सॉल्व करना है कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे c1 आ जाए जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है और राइट साइड पे c2 आ जाए। ओके। सो यहाँ से हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 1 माइनस c1 को 1 प्लस c2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ से आपको ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना आता होगा, हमने सिंपल ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई की है। और जो चीज़ें कट हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है तो ये दोनों 1 हमारे पास कैंसल आउट हो गए हैं। इसी तरीके से यहाँ से z1 z2 और यहाँ माइनस z1 z2 दोनों वैल्यूज कट हो गई हैं। सो वी हैव, सो अब हमने करना क्या है? सारी वैल्यूज को जो भी हमारे पास राइट साइड पे z प्लस z2 और माइनस z1 लिखा है इसको हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। दो दफ़ा z1 है, z1 प्लस z1 तो 2z1 हो जाएगा, माइनस z2 है तो ये ऐड होके माइनस 2z2 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो इसको जब हम दूसरी साइड पे लाएंगे सो ये प्लस 2z2 हो जाएगा। दोनों साइड पे 2 और 2 था, 2 और 2 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी हैव लेफ्ट आउट विद z1 इज इक्वल टू z2। यही हमारे पास बच्चों 1 to 1 के लिए कंडीशन गिवन थी कि हमने f ऑफ इक्वल लेना है और उनको z1 और z2 का इक्वल शो कर देना है। और हमने इसी तरीके से f ऑफ c1 और f ऑफ c2 को इक्वल लिया है और इसको शो कर दिया है z1 इज इक्वल टू z2 के। ठीक है। सो इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है f ऑफ c है वो यूनिवेलेंट है। ओके। सो देख लेते हैं जिसमें हम नॉर्मलाइज्ड कंडीशन को चेक करना सीखेंगे कि नॉर्मलाइज्ड कंडीशन हमारे पास होती क्या, हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। नॉर्मलाइज्ड के लिए बच्चों हमने ऊपर डेफिनेशन में इसकी 2 कंडीशंस देखी थी, अगेन इसकी कंडीशंस देख लेते हैं। फॉर नॉर्मलाइजेशन f of 0 is equal to 0 and f of dash 0 is equal to 1 so that f of z बिलोंग करेगा a से। a का मतलब नॉर्मलाइज्ड कंडीशन से। ठीक है। सो हमने करना क्या है? हमने अपनी सीरीज को एक्सपेंड करना है, जहाँ जहाँ c है वहाँ वहाँ 0 पुट करना है और देखना है कि क्या हमारा आंसर 0 के इक्वल आ रहा है। अगेन हमने इसका डेरिवेटिव लेना है और फिर z की जगह 0 पुट करके देखना है कि क्या हमारा आंसर 1 के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज्ड है। ओके। सो फंक्शन हमारे पास क्या था? f ऑफ z हमारे पास है 1 प्लस z डिवाइडेड बाय 1 माइनस z। फॉर सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ पे 1 माइनस z को ऊपर लेकर आ जाते हैं, जब ये ऊपर आएगा तो इनवर्स साइन के साथ आ जाएगा। मैक्लॉरेन सीरीज हमारे पास क्या होती है? f of z is equal to f of 0 plus f dash of 0 plus f double dash of 0 x divided by 2 factorial f triple dash 0 x cube plus 3 factorial। नाउ चेक, अब हमने करना क्या था बच्चों?
अब हमारे पास एफ ऑफ जी क्या था, एफ ऑफ जी हमारे पास है 1 प्लस जी 1 माइनस जी का इनवर्स। तो एफ ऑफ जी की जगह हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या थी, जी की जगह 0 पुट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जी था, यहाँ पे जी था और यहाँ पे जी था। तो जहाँ जहाँ हमारे पास जी था वहाँ हमने 0 पुट कर दिया। यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से अगेन 1 आ जाएगा। इन्वर्स है, सो ये 1 यहाँ पे 1 होगा। इन्वर्स की वजह से दूसरा 1 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। सो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, सो आंसर 1 आएगा। इसको हम कहते हैं ए नॉट, यानी कि फर्स्ट टर्म है इसलिए इसको ए नॉट कह देते हैं। इसी तरह सेकंड कंडीशन थी कि एफ डैश ऑफ 0 जो है वो 1 के इक्वल होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन के लिए अगेन हमने अपना फंक्शन ले लेना है एफ ऑफ सी, इसका डेरिवेटिव लेना है। डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव लेना, ठीक है। सो डेरिवेटिव हम किस तरह लेते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट वाले टर्म एज इट इज, सेकंड वाले का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव किस तरह होगा, डाउन द पावर, रिड्यूस इट टू 1, -1 में -1 करेंगे -2 एंड टेक डेरिवेटिव विदाउट पावर, यानी कि माइनस जी का डेरिवेटिव हमारे पास -1 आ जाएगा। प्लस फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव सी का डेरिवेटिव 1 होगा। तो यहाँ से हमने सिंपल पावर रूल अप्लाई किया है और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ ऊपर 1 प्लस दिया, यहाँ इनवर्स है -2, यहाँ -2 है, सो ये नीचे आके +2 हो जाएगा। प्लस 1 माइनस इनवर्स है तो यहाँ पे भी 1 माइनस नीचे आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, जी की जगह 0 पुट कर देना है। जहाँ जहाँ हमारे पास जी था वहाँ वहाँ हमने इन तीनों वैल्यूज़ की जगह 0 पुट किया है। यहाँ पे सोल्व हुआ है, सो यहाँ पे जहाँ जहाँ जी था वहाँ 0 पुट कर दिया है। यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा। डिवाइड 1, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा। अगेन 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा। सो 1 में 1 ऐड करेंगे, सो 1 में 1 ऐड करेंगे, सो यहाँ से हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। सो 2 हमें नहीं चाहिए था। हमारे पास नॉर्मलाइज कंडीशन क्या होती है कि एफ डैश ऑफ 0 1 के इक्वल आना चाहिए। ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा, ये 2 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज्ड नहीं है। ओके, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 1, सो एफ डैश ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 1, सो इट इम्प्लाइज दैट कि एफ ऑफ जी इज नॉट नॉर्मलाइज्ड। सो इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ज्योमेट्रिक फंक्शन थ्योरी पे हम बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए ज्योमेट्रिक फंक्शन थ्योरी के किन टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस लाएं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।